साल 1976 हिंदी सिनेमा का वह दौर जब बड़े पर्दे पर एक्शन, रोमांस और स्पाई थ्रिलर फिल्मों का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। उसी दौर में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसने धर्मेंद्र को इंडियन जेम्स बॉन्ड की तरह पेश किया और विदेशी लोकेशंस पर शूट होकर लोगों को एक नया सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दिया। ये फिल्म थी चरस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की कहानी के पीछे अफ्रीका के खूंखार तानाशाह इदी अमीन का हाथ था? क्या सचमुच इदी अमीन इंसानों का मांस खाता था? आखिर क्यों इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्टर्स को खुद अपना मेकअप करना पड़ा? क्यों रामानंद सागर के बेटे कलाकारों के कपड़े प्रेस करते नजर आए? और ऐसा क्या हुआ कि फिल्म की शूटिंग के दौरान कई लोग अस्पताल पहुंच गए जबकि 2 लोगों की मौत तक हो गई? इतना ही नहीं, आखिर क्यों कुछ लोग इस फिल्म की रिलीज रुकवाना चाहते थे और शोले जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से इसका क्या कनेक्शन था? आज की इस बेहद इंटरेस्टिंग कहानी में हम जानेंगे 1976 की सुपरहिट स्पाई थ्रिलर चरस से जुड़े ऐसे ही अनसुने किस्से जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। 23 मई 1972 को लालकर रिलीज होने के बाद मशहूर फिल्ममेकर रामानंद सागर अपने अगले बड़े सब्जेक्ट की तलाश में थे। उन्हीं दिनों अफ्रीका के देश युगांडा में ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अगस्त 1972 में युगांडा के तानाशाह इदी अमीन ने एक ऐसा कानून लागू किया जिसने वहां बसे हजारों साउथ एशियन लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। आदेश दिया गया कि इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मूल के लोगों को 90 दिनों के अंदर युगांडा छोड़ना होगा। अचानक वहां रह रहे साउथ एशियन परिवारों पर हमले शुरू हो गए। कई लोगों की हत्या कर दी गई, उनकी संपत्तियां लूट ली गईं और हजारों लोग रातों रात अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। कहा जाता है कि लगभग 80,000 लोगों को युगांडा से भागना पड़ा था। इनमें बड़ी संख्या भारतीय मूल के लोगों की थी जो वहां की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे रहे थे। लेकिन इदी अमीन को लगता था कि ये लोग युगांडा की जनता का शोषण कर रहे हैं। इसी दौरान इदी अमीन को लेकर कई डरावनी कहानियां भी सामने आईं। कुछ रिपोर्ट्स में यहां तक दावा किया गया कि वह इंसानों का मांस खाने वाला कैनिबल था। मशहूर डिफेंस एनालिस्ट अभिजीत आयर मित्रा ने भी अपने एक पॉडकास्ट में इस तरह की बातों का जिक्र किया था। हालांकि इन दावों की पुष्टि पूरी तरह कभी नहीं हो सकी, लेकिन उस समय इदी अमीन का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। रामानंद सागर ने जब इस पूरी घटना के बारे में सुना तो उनके दिमाग में एक कहानी ने जन्म लिया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जिसमें अफ्रीका में रहने वाला एक भारतीय परिवार हालात से मजबूर होकर भारत लौटे और फिर यहां आकर एक खतरनाक ड्रग माफिया के चंगुल में फंस जाए। यही आइडिया आगे चलकर फिल्म चरस बना। रामानंद सागर इस फिल्म को बहुत बड़े स्केल पर बनाना चाहते थे। उस दौर में विदेशी लोकेशंस पर शूटिंग करना किसी सपने जैसा था क्योंकि खर्च बहुत ज्यादा आता था। लेकिन सागर साहब ने रिस्क लिया और फिल्म की शूटिंग के लिए फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड और माल्टा जैसी यूरोपियन लोकेशंस चुनी। उस समय हिंदी फिल्मों में इस तरह का इंटरनेशनल लुक बहुत कम देखने को मिलता था। हालांकि फिल्म का बजट सीमित था, इसलिए रामानंद सागर ने खर्च बचाने के लिए कई चौंकाने वाले फैसले लिए। उनके बेटे प्रेम सागर ने अपनी किताब में लिखा है कि चरस की शूटिंग के लिए भारत से केवल 6 लोगों की यूनिट यूरोप गई थी। ना कोई मेकअप आर्टिस्ट, ना ड्रेसमैन, ना प्रोडक्शन मैनेजर और ना ही लाइट बॉय। पूरी यूनिट को खुद ही हर काम संभालना पड़ता था। प्रेम सागर और उनके भाई आनंद सागर कलाकारों के बाल सेट करते, उनके विग्स ठीक करते और यहां तक कि कपड़े प्रेस करने का काम भी खुद करते थे। शूटिंग शुरू होने से पहले कलाकार खुद अपना मेकअप किया करते थे। खर्च बचाने के लिए सागर परिवार ने हर संभव तरीका अपनाया। प्रेम सागर और आनंद सागर रात को अपने जैकेट्स में कैमरा छिपाकर यूरोप के डिस्को और बाज में जाते और चोरी छिपे फुटेज रिकॉर्ड कर लेते ताकि बाद में उन्हें फिल्म में इस्तेमाल किया जा सके। अगर वे आधिकारिक परमिशन लेते तो लाखों रुपए खर्च हो जाते। उस दौर में विदेशी लोकेशंस पर शूटिंग करना बेहद महंगा था, इसलिए उन्होंने यह अनोखा तरीका अपनाया। फिल्म की शूटिंग के लिए केवल 2 गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ। पहली थी एक एमजी स्पोर्ट्स कार जिस पर स्टंट शूट किए जाते थे और दूसरी थी एक मर्सिडीज बेंज जिसे कैमरा ट्रॉली और पीछा करने वाले दृश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया। मजेदार बात यह थी कि सस्ती स्पोर्ट्स कार को खरीद लिया गया जबकि महंगी मर्सिडीज बेंज किराए पर ली गई। उधर फिल्म की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का रोमांस भी परवान चढ़ रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहते थे, लेकिन समस्या ये थी कि हेमा मालिनी के पिता भी उनके साथ यूरोप गए थे। ऐसे में धर्मेंद्र के सेक्रेटरी दीनानाथ दोनों की मदद करते थे। वे अक्सर हेमा जी के पिता को घुमाने के बहाने दूर ले जाते ताकि धर्मेंद्र और हेमा कुछ वक्त अकेले बिता सकें। यही वह दौर था जब दोनों के रिश्ते और मजबूत हुए और आगे चलकर 2 मई 1980 को दोनों ने शादी कर ली। फ्रांस में शूटिंग के दौरान एक दिन रामानंद सागर अपने बेटों के साथ एक बार में गए।
उस दिन बहुत ज्यादा ठंड थी इसलिए उन्होंने रेड वाइन मंगवाई। तभी बार मालिक ने एक बड़ा सा लकड़ी का बॉक्स खोला और अचानक उसमें रंगीन फिल्म चलने लगी। रामानंद सागर हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी छोटे स्क्रीन पर इस तरह फिल्म चलते देखी थी। इससे पहले वे केवल प्रोजेक्टर और थिएटर में फिल्में देखा करते थे। उसी पल उन्होंने महसूस कर लिया कि आने वाला भविष्य टेलीविजन का है। उन्होंने वहीं बैठकर तय कर लिया कि एक दिन वे फिल्मों की दुनिया छोड़कर छोटे पर्दे के लिए काम करेंगे। कहा जाता है कि उसी दौरान उनके दिमाग में रामायण और श्री कृष्ण जैसे टीवी सीरियल्स का बीज पड़ा। हालांकि उनका ये सपना पूरा होने में लगभग 10 साल लग गए, लेकिन आगे चलकर उन्होंने भारतीय टेलीविजन का इतिहास बदल दिया। अगर फिल्म की भारत में शूटिंग की बात करें तो यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसने पूरी यूनिट को हिलाकर रख दिया। फिल्म के क्लाइमैक्स की शूटिंग बॉम्बे के नटराज स्टूडियो में हो रही थी, जहां विलेन का अड्डा एक गुफा में दिखाया गया था। सेट पर लगभग 1.5 लाख गैलन पानी भरा गया था और पिछले 1 महीने से लगातार शूटिंग चल रही थी। एक दिन प्रेम सागर 40 फीट ऊंचाई पर कैमरा लिफ्ट से शूटिंग कर रहे थे। उनके साथ कुछ अन्य लोग भी मौजूद थे। अचानक लिफ्ट का वायर टूट गया और देखते ही देखते 5 लोग नीचे आ गिरे। इन 5 लोगों में प्रेम सागर, एक इनकम टैक्स अधिकारी मिस्टर भिड़े, एक कैमरा अटेंडेंट और प्रेम सागर के 2 असिस्टेंट शामिल थे। हादसा इतना भयानक था कि मिस्टर भिड़े और कैमरा अटेंडेंट की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रेम सागर को खुद हेमा मालिनी अपनी कार से लीलावती अस्पताल लेकर गईं, जहां वे लगभग 1 महीने तक भर्ती रहे। इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे उन्हें देखने पहुंचे, जिनमें दक्षिण भारतीय सुपरस्टार टी रामा राव भी शामिल थे। अब फिल्म का सिनेमेटोग्राफर ही अस्पताल में हो तो शूटिंग रुकना तय था। लेकिन ऐसे समय में मशहूर सिनेमेटोग्राफर के महाजन मदद के लिए आगे आए। वे प्रेम सागर के दोस्त और बैचमेट थे। उस समय वे खुद कई फिल्मों में व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने कहा, शो मस्ट गो ऑन। पूरे 1 महीने तक उन्होंने चरस की शूटिंग संभाली और तब तक काम जारी रखा जब तक प्रेम सागर पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो गए। कई मुश्किलों और हादसों के बाद आखिरकार फिल्म पूरी हुई, लेकिन असली संघर्ष अब शुरू हुआ। उस समय देश में इमरजेंसी लगी हुई थी और फिल्मों पर कड़ी सेंसरशिप लागू थी। दूसरी तरफ शोले बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही थी। प्रेम सागर के अनुसार दिल्ली में बैठे कुछ लोग नहीं चाहते थे कि चरस रिलीज हो, क्योंकि इससे शोले की कमाई पर असर पड़ सकता था। उस दौर में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी बेहद लोकप्रिय थी और अगर उनकी नई फिल्म रिलीज होती तो दर्शकों का ध्यान शोले से हट सकता था। फिल्म के टाइटल चरस को लेकर नारकोटिक्स विभाग ने भी आपत्ति जताई। उन्हें लगा कि यह ड्रग्स को बढ़ावा देने वाली फिल्म हो सकती है। लेकिन जब उन्होंने फिल्म देखी तो उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। इसके बाद एक और समस्या सामने आई। फिल्म के पोस्टर्स में धर्मेंद्र हाथ में बंदूक लिए नजर आ रहे थे, लेकिन उस समय सरकार ने पोस्टर्स में हथियार दिखाने पर आपत्ति जतानी शुरू कर दी थी। ऐसे में प्रेम सागर और उनके सहायकों ने खुद बॉम्बे भर के पोस्टर्स पर जाकर धर्मेंद्र की बंदूक को काले रंग से पेंट कर दिया। इतना सब होने के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री वी.सी. शुक्ला ने फिल्म देखने की इच्छा जताई। रिलीज से ठीक 1 हफ्ते पहले खबर आई कि मंत्री दोबारा फिल्म देखने बॉम्बे आने वाले हैं। इंडस्ट्री में अफवाह फैल गई कि शायद फिल्म बैन होने वाली है। रामानंद सागर पहले ही बहुत परेशान थे, इसलिए उन्होंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। तभी किस्मत ने करवट ली। जिस दिन मंत्री को बॉम्बे आना था उसी दिन समुद्री तूफान की वजह से सभी फ्लाइट्स रद्द हो गईं और अगले दिन 28 मई 1976 को फिल्म रिलीज कर दी गई। रिलीज के बाद फिल्म ने शानदार कमाई की। लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने करीब 3 करोड़ 75 लाख रुपये कमाए और 1976 की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। उस साल पहली पोजीशन पर 10 नंबरी रही, जिसने लगभग 4 करोड़ 50 लाख कमाए। दूसरी पोजीशन पर लैला मजनू थी, जबकि तीसरे नंबर पर नागिन और चौथे नंबर पर हेरा फेरी रही। फिल्म में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। 1976 में दोनों की 3 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें चरस, मां और बारूद शामिल थीं। चरस में अजीत खान मुख्य विलेन के रोल में नजर आए, जबकि अमजद खान, डी.के. सप्राव और सुजीत कुमार ने उनका साथ दिया। दिलचस्प बात यह थी कि उसी साल अजीत साहब कालीचरण में भी नजर आए और वहां भी कालीचरण नाम काफी चर्चित हुआ। लोगों को उम्मीद थी कि शोले के बाद अमजद खान एक बार फिर धमाकेदार विलेन बनकर सामने आएंगे, लेकिन इस फिल्म में उनका रोल उतना प्रभावशाली नहीं था। कहा जाता है कि खुद अमजद खान भी अपने किरदार से ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ये फिल्म शोले रिलीज होने से पहले साइन की थी। उस समय उनकी इमेज गब्बर सिंह जैसी नहीं बनी थी, इसलिए उन्हें सीमित रोल मिला। फिल्म का संगीत भी जबरदस्त हिट रहा।
कल की हंसी मुलाकात के लिए और आजा तेरी याद आए जैसे गाने आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। खास बात यह थी कि आजा तेरी याद आए के शुरुआती हिस्से में गीतकार आनंद बख्शी ने खुद अपनी आवाज दी थी। आनंद बख्शी को एक अजीब अंधविश्वास था कि जिस फिल्म के गाने में वे अपनी आवाज देते हैं वह फिल्म फ्लॉप हो जाती है। इससे पहले मॉम की गुड़िया में भी उन्होंने अपनी आवाज दी थी और वह फिल्म फ्लॉप रही थी। हालांकि बाद में यह अंधविश्वास टूट गया। चरस केवल एक स्पाई थ्रिलर फिल्म नहीं थी बल्कि संघर्ष, जुनून और दूरदर्शिता की कहानी थी। इस फिल्म ने न सिर्फ धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के रिश्ते को और मजबूत किया बल्कि रामानंद सागर के अंदर उस विजन को भी जन्म दिया जिसने आगे चलकर भारतीय टेलीविजन की दिशा बदल दी। एक तरफ यूरोप की गलियों में चोरी छिपे शूटिंग होती रही, दूसरी तरफ सेट पर जानलेवा हादसे हुए, सेंसरशिप का डर रहा, रिलीज रोकने की कोशिशें हुई, लेकिन आखिरकार फिल्म दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। यही वजह है कि आज भी जब 70 के दशक की यादगार स्पाई फिल्मों का जिक्र होता है तो चरस का नाम जरूर लिया जाता है।